चलिए। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं पुनः जस्तु संधि विषये अग्रे अनुनासिक संधि विषये पठामः, सारांश रूपेण पठामः। यतोहि सप्तम्यां तिथौ विस्तरेण पठितम् अस्मिन् विषये, किन्तु केचन अंशाः अवशिष्टाः सन्ति, तेषां विषये एव अद्य चर्चां कुर्मः। मित्रों, हमने झलाम जस झसी एक यह सूत्र और दूसरा झलाम जसोंते, यह दो सूत्र हमने जस्तु संधि के विषय में जाने हैं। इसमें झलाम जसोंते आप अब पढ़ने वाले हैं, झलाम जस झसी आप पढ़ चुके हैं। दोनों सूत्रों का लक्ष्य अलग अलग है, अलग अलग जगह प्रवृत्त होंगे। करेंगे जस्त ही। आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, हमने इस सूत्र का अर्थ दिया है। सबसे पहले तो ये पदांते झलाम जसासी, और उसका एक उदाहरण दिया है वागीसा। ठीक है, ये आपको समझाया था। पद के अंत में झलों को जश होता है, और झलाम जस झसी का केवल सूत्र स्मरण कराया है ये, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हो झलों के स्थान पर जस। पर चूंकि हम यह जस्तु संधि पढ़ रहे हैं, तो जस्तु के इस नियम को भी एक स्मरण कराना जरूरी हमने समझा, कि अतः आप उसे यहाँ समझे रहे। अब क्या है, पदांते झल, पद के अंत में झलों को जस करता है। तो पदांते झल, तो हमने वो पदांत झल कौन कौन है, इन सबको यहाँ पर ये आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी हमने पदांत झल लिखे हैं जी। अब झल में क्या क्या आता है, देखो हम एक बार जो प्रत्याहार के दृष्टि से देखते हैं वो भी समझ लें। झ भ घ ढ ध, यही से तो आरंभ होता है ना। तो झ भ, हाँ, झमय के झा से लेकर के जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि झमय के झा से स्टार्टिंग है इस प्रत्याहार की। तो वर्ग के सबसे पहले कौन से अक्षर आएंगे, चतुर्थ अक्षर झ भ घ ढ ध। एक बार आप देख लीजिए जिन्होंने सूत्र भी याद किए हैं। इसमें थोड़ा इधर उधर लिखाया गया, जैसे झ पहले आए, झ के बाद भ इधर है, झ भ, घ इधर है, घ ढ और ध, ये तरीका। पर होगा वो इसी लाइन में, क्योंकि वो वर्ग के सभी चौथे अक्षर है जी जी। तो झ भ घ ढ ध, और फिर झस बता रहे हैं आपको, झल बता रहे हैं, झ भ घ ढ ध, और वो जब गड द, और फिर आता है ख फ छ ठ थ और च ट त क प, ये अक्षर। उसके बाद आता है शा शा शाह, तो वो इधर है, शा शा शाह, ये। ठीक है जी। हकार के, अब मैंने इसमें हा नहीं लिखा है, क्योंकि हा की कहानी अलग है। हा की कहानी जानने के लिए आपको एक सूत्र आगे आएगा, हो ढा, हकार को ढा करता है जल पदांत में, वहां ये सूत्र प्रवृत्त नहीं हो पाता है, अतः हमने उसको इससे दूर रखा है। हालांकि जल प्रत्याहार में वो आता है, पर इस सूत्र का विषय नहीं बन पाता, उसे कोई दूसरा सूत्र बात देता है, उसको हम आगे जानेंगे। अब जो यह आपने देखा, फिर हमने इसका यह जो वर्गीकरण है इस प्रकार से कि झलों के स्थान पर, झल आपने रेड वाले देखे जस होती है, जस है तो ये तृतीय अक्षर, वर्ण के तृतीय अक्षर होते हैं ये, पर उनको हमने इधर लिखा है। तृतीय क्यों होते हैं और किस तरीके से होंगे, तो उसमें कारण ये है कि ये कंठ स्थान वाला है ये। तो पद के अंत में जब ये मतलब झल रहेंगे, मतलब इनमें से कोई एक अक्षर रहेगा, तब तो आप इसे समझना जी। ठीक है, तो आप मतलब क ख तो वहां पर ग समझ लेना। यदि पद के अंत में इतने सारे अक्षर होंगे, तो आप वहां पर तालु स्थान है चूंकि सबका, अतः आप उसे क्या कर देना, ज कर देना।
इसी तरीके से आप अन्य वर्णों के साथ भी सब करके देख लीजिए, और आप लोग कर चुके हो इस अभ्यास को, और काफी लोगों ने इसमें काफी अच्छा सहयोग दिया, और बहुत अच्छे तरीके से जिन्होंने चेक भी किया, और बहुत सारे लोगों ने यह भेजा, यह कार्य को करके जिसको संधि का भेजा, है ना। उनको कहीं कोई दिक्कत भी आई होगी, आज हम उस पर भी कुछ चर्चा कर लेंगे। और आज हमने ये तो दिया ही है, इसके अलावा भी ये बहुत सारे और ये 8 उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत करके और दे दिए हैं। ये वागीसा तो आपकी किताब में ही लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी उदाहरण आपको दिए हुए हैं इसमें, तो उसके विषय में आज चर्चा कर लेंगे। अच्छा जी। और बस आपको इस संधि में ध्यान यह रखना है, पद के अंत में जो झल होता है उसे जस होता है, जिसका मतलब होता है वर्ग के पूरे तीसरे यह जो अक्षर है, ये है ग ज ड द ब, ये सब आ जाती है। मतलब जैसे आप जबगडद कहते हो ना, पर लौकिक वर्णमाला में थोड़ा पाठ अलग है, बात जी। एक ही है ना। जी जी। तो इस तरीके से आपको करने हैं, मतलब तृतीय अक्षर बैठेंगे। तो इसका मतलब आप यह, इसको तो डायग्राम को तो पूरा समझ गए होंगे। आगे देखिए, उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरणों में आपने वागीसा देखा, पद के अंत में झल है पहले उदाहरण में, तो उसको जस तो कर दिया, तो वागीसा। जी। शस आनना, तो मैंने यह दूसरा इसलिए दिया है क्योंकि आपको इसका उदाहरण देना जरूरी था, क्योंकि ये इनके स्थान पर भी जस्त होता है, आपकी जानकारी में रहे। जी। या शा को जस्त तो क्या होगा, तो वहां पर भी आपको क्या करना है कि वो जहां पर है वो पठित, यह ऊर्ध्व स्थान होने के कारण उसके स्थान पर ड हो जाएगा। अभी तक तो आप ये समझते हो कि जो जिस वर्ग का होता है उसका तीसरा अक्षर बैठा दो तो वो जस्त हो जाता है, जी। पर जी। श तो किसी वर्ग के अंदर नहीं आता है, तो उसे जस्त कैसे करना है, तो अपना वही तरीका है, हमने जो संज्ञा प्रकरण में पढ़ रखा है, वर्णों का उच्चारण स्थान करके उसको बैठा देना है। ठीक है। जी। अब ये शश आना, तो इसका षडानना बन जाएगा। और ऐसे ही स्वर्गात अपि, तो ता को द हो जाएगा, स्वर्गादपि। आपने एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जी। यह तमाम श्लोक, तमाम जो श्लोक हैं वह आएंगे, और हम आपको श्लोकों के माध्यम से भी, चाहे वो भगवान व्यास जी के श्लोक हों, चाहे अन्य किसी कवि के श्लोकों में जहां इस प्रकार की संधियां दर्शाई गई हैं, हमारा आगे प्रयास रहेगा कि हम उन सभी को इधर उठा करके लाएं और आपसे पहचानवाएं कि क्या आप वास्तव में संधि इसमें से पहचान कर पा रहे हो कि नहीं अलग अलग, क्योंकि संधि आप अलग अलग कर पाओगे, शब्द अलग अलग होगा उसमें, और शब्द अलग होगा तो आप उसका अर्थ समझ पाओगे। तो यह एक विशेषता है। हल संधि को समझते ही मैं समझता हूं कि अब आज एक और संधि आप पढ़ लोगे तो लगभग जो संधियां होती हैं हल संधि की, ज्यादा से ज्यादा आज संधि चूंकि पढ़ ही चुके हो, अब आप श्लोकों की सब जो ग्रंथि है उसको आराम से भेदन कर दिया करोगे। तो वैसा भी हम एक अभ्यास करेंगे, पर आज यह पहले पढ़ते हैं। जी। ऐसे ही प्राग प्लस एव, प्रागेव का को गा, ठीक है। जी। जगत प्लस गुरु, तो जगत गुरु कहते हैं ना, जगत गुरु शंकराचार्य। तो जी। जगत, ये शब्द तकारांत है, आपको बस इसमें यही विवेक रखना है वो मूल शब्द क्या है, तकारांत है या दकारांत है वो क वर्ग अंत वाला है या ग अंत वाला है। तो इस प्रकार से आपको उसमें विवेक रखना है वो आपको पता कैसे चलेगा, अभी आपको क्योंकि आप नए हैं, शुरुआत में परेशानी होता है, और आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ किस कौन सा शब्द का क्या अंत में होता है, इसको आप धीरे धीरे समझ पाओगे। संस्कृत के जैसे फील्ड में प्रवेश करते जाओगे आपको वो सब समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं। छठा उदाहरण देखिए, सुप प्लस अंत। अब प का उष्ट है, तो जब गणद में से ब का उष्ट है तो प का तृतीय अक्षर ब बैठ जाएगा, सुबंता। ठीक है। जी। ऐसे ही आगे और देखिए, आगे देखिए, त्रिष्टुभ प्लस आदि, त्रिष्टुभ। तो अब ये है भ मतलब कहाँ है, यहाँ ये, तो इसको क्या हो जाएगा, भा को हो जाएगा क्या, ब। तो त्रिष्टु, और ये थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, मैंने इसे त्रिष्टुभादि लिख दिया है,
पर ये वास्तविक भा की जगह आप क्या पढ़ना, बा पढ़ना, ऐसा बा। जी। क्या पढ़ोगे, बा। बा। त्रिष्टु त्रिष्टु बादी, क्योंकि भा को क्या हो जाएगा, बा, तृतीय अक्षर। जी। तो बजरंग जी शास्त्री जी इसी तरफ इशारा कर रहे थे, तो उन्होंने बता दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भा की जगह बा पढ़ लेना, यह मिसप्रिंट हो गया है, आप ये समझ लें। चलिए, इसके बाद है आठवां उदाहरण, अग्निमथ ध्याम। अग्निमथ है और ध्याम है। इसके बाद जी। आप क्या कर देंगे, था को त थ द हो जाएगा ना। जी। हाँ, तो जस्ट में जस्ट तो द हो गया, तो अग्निमथ ध्यान, यस। अब यह चीज तो आपको विशेष जरूरी है यह बताना, क्योंकि आप लोग सूत्रों के अनुसार पढ़ रहे हो। आपको कोई संशय होगा तो आप तो सूत्र के अनुसार प्रयोगों के दर्शन करते हो, कि सूत्र कहता है तो यह प्रयोग बनेगा, सूत्र नहीं कहता तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। जी। तो अब उन लोगों को एक पता होनी चाहिए कि यह जस्तु संधि का प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है, कहाँ नहीं होगा। तो पंतोला जी, आपके लिए विशेष बात है, आप संधि का शिक्षण कराते रहते हो, तो आपको बताया जा रहा है कि खरी, देखो ध्यातव्य, या ध्यातव्य अंश क्या है, कि खरी परे जस्तु संधे प्रभाव नैव भवति। यदि जी कोई खर वर्ण यदि परे होगा तो जस्तु संधि का प्रभाव नहीं दिखाई देगा, खर वर्ण यदि परे रहेगा तो, है ना। आपने वागीसा में देखा हो तो देखो ई परे था, ये है ना, खर से भिन्न वर्ण है। आपने जहां जहां ऊपर उदाहरण देखे, सभी उदाहरणों में खर से भिन्न वर्ण परे है। खर का मतलब क्या होता है, ख प छ ठ था और छ ट त है, क प मतलब वर्ग के प्रथम अक्षर और वर्ग के द्वितीय अक्षर द्वितीय पर में अक्षर। नहीं होने चाहिए, है श श श इत्यादि। तो तभी इसका जस्तु संधि का प्रभाव परिलक्षित होगा। यदि खर परे मिल गया बाई चांस, जैसे जगत प्लस तिष्ठति, यह उदाहरण देखिए, जगत प्लस तिष्ठति। अब यहाँ जी पर तिष्ठति का त खर परे है। अब यहाँ पर क्या होगा, होगा तो पहले जस्तु, मतलब ता को पहले होगा द। प्लीज प्रक्रिया को पूरा समझे, मैंने थोड़ा आधी प्रक्रिया यहाँ लिखी है क्योंकि आधी आप जानते हो, इसलिए। यहाँ पर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर ता को पहले द, ध्यान रखिएगा। जी। जी। पर ता को दा होने के बाद आगे आप सूत्र पढ़ोगे खरीचा, है, कल पढ़ लोगे इस सूत्र को, खरीचा को। तो उस खरीचा सूत्र द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ पर जगत तिष्ठति का ता क्योंकि खर परे है तो उसको जस तो चर्त नहीं फिर हो माना जाता जाएगा, है, तो जस तो चर्त नहीं में हो। फिर बदल जाता है, बिल्कुल चर्त में बदल जाता है वो। अच्छा। वो चर्त में बदल, मतलब चर का मतलब होता है प्रथम अक्षर हो जाता है, तो उस दा को फिर त हो गया। तो आपने जस्तु संधि करके द किया था, उसे फिर त हो गया, ठीक है। जी। तो आपको जी क्या जी करना है इसके अंदर, ये आपने देखा, मैंने एक ही उदय इस प्रकार का उदाहरण दिया क्योंकि मैं आगे बहुत सारे उदाहरण खरीचा पर ही दूंगा इस प्रकार के, पर मैंने एक ही ध्यान दिलाया है आप लोगों को, यह आपको जरूर जानना चाहिए। इसमें बहुत सारे अध्येता छोड़ जाते हैं क्योंकि पुस्तकों में इस प्रकार का वर्णन नहीं है, है ना। तो बहुत सारे अध्येता इसको छोड़ जाते हैं, तो मेरा उनके प्रति यह आग्रह है कि इस प्रकार की चीजें भी अपने वो छात्रों को जरूर बताएंगे कि किस संधि का प्रभाव कहाँ रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, आप हालांकि यह देखोगे, देखो ये सब नियम किस पर डिपेंड हो रहा है, ये सब हो रहा है पूर्वत्रा सिद्धम वाला नियम। जी। जो सूत्र त्रिपादियों में पहले हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जिस या पूरे हल संधि में त्रिपादियों का पूरा डंडा है, ठीक है। तो जो त्रिपादियों में पहले सूत्र हैं वो पहले लग जाते हैं, बाद वालों का यदि नंबर आता है तो बेचारे वो बाद में भी लग जाएंगे, यहां पर ऐसी उन्हें दिक्कत नहीं। अतः जस्तु पहले होता है और जस्तु के बाद यदि चर्प की संभावना है, कदाचित खर परे मिल गया, तब आपको वहां पर चर भी कर लेना है। इसलिए आप देखते हो जगत तिष्ठति इस प्रकार का रूप बनता है, जगत तिष्ठति, दो तकार हैं यहाँ पर, जी। देख पा रहे होगे शायद आप, जी। दो जी। तकार वाला रूप। ओके, जी। तो ये एक जरूरी चीज थी जो उस दिन छूटी हुई थी, यह आपको बता दिए। अगली संधि में चलते हैं जहां पर और भी कुछ चीजें छूटी हुई थी, हालांकि हम उसे एक बार बता चुके हैं, फिर भी वो आपके लिए लाभप्रद होगी, क्योंकि और भी जो चीज शेष रह गई थी उसका हमने फिर उसमें समावेश कर दिया बाद में, ठीक है। जी। तो चलिए इसे भी आप देख लीजिए।
यहाँ क्या है, इस संधि को भी आप पढ़ चुके हो। इसमें से एक चीज आपको नहीं पढ़ाई गई थी, ये प्रत्यय भाषायाम नित्य में आप वार्तिक शेष रह गई थी उस दिन, जी है ना। अगर लाइट वाइट नहीं थी तो ये सब समस्या आ रही थी आपको बोर्ड पर देखने में भी, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको फिर बताएंगे आपको। जी तो यहाँ पर इस संधि में क्या बात है ये देखिएगा। यह अनुनासिक संधि है। तो पहले सबसे पहले तो आपको अनुनासिक के विषय में हम पहले बता दें, है उस दिन थोड़ा बताए नहीं थे कायदे से, आज और बता देते हैं क्योंकि आप लोगों के बाद में प्रश्न आए थे, तो उनको सुन करके मुझे लगा कि हाँ आप लोगों को चीज और बतानी चाहिए, आप लोगों के अंदर जो जिज्ञासा है उसे पूरा करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनुनासिक जो वर्ण वह होता है जो मुख और नासिका से उच्चारित होता है। आपने चूंकि मुख नासिका वचन नासिका सूत्र संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है, वो सूत्र ये कहता था कि मुख और नासिका के सहित जो उच्चार्यमान वर्ण है वह क्या होता है, अनुनासिक संज्ञक होगा। ठीक है जी अच्छा, और आपने ये भी पढ़ा था कि जैसे अचों के जो भेद 18 भेद पड़े थे, उसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद थे, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद थे, और अनुनासिक और अनुनासिक भेद भी। जी इसका मतलब यह हुआ था कि जो अच हैं वो अनुनासिक भी होते हैं, अनुनासिक भी हो सकते हैं। दो कंडीशन है, मतलब एक तो अच अनुनासिक होते हैं, सबसे पहले इस बात को जानिएगा। क्या होते जी हैं, आपके अच अनुनासिक हैं, यस, उनको नासिका की सहायता से बोला जा सकता है, सबसे पहली बात। लेकिन हलों के साथ जो कंडीशन है, हल मतलब व्यंजन, हलों के साथ जो कंडीशन है वो थोड़ा भिन्न है। हलों में सभी अनुनासिक नहीं है। हल में 5 वर्ण, जिसे आप कहते हो यम गण न, यह अनुनासिक हैं। जी और एक आगे के लिए भी आपको बता देते हैं, 5 + 3, 3 वर्ण आपके य वाला, जी जो दो दो प्रकार के होते हैं, पर वो अनुनासिक भी होते हैं, चूंकि अतः हम इसे यहाँ पर जोड़ दिए उसमें। जी तो ऐसे करके हलों में कुल मिलाकर के यह जो 8 वर्ण हैं ये अनुनासिक होते हैं। जी ओके, बात क्लियर हो गई। जी 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 अब आपको इस संधि के बारे में समझ लेना चाहिए। अब ये वाली संधि है, अचों के विषय में प्रवृत्त नहीं होती, पहली बात तो ये जान लीजिए, अचों को तो हटा दीजिए, ये केवल हलों के विषय में ही प्रवृत्त होगी। ठीक है, जी क्योंकि पदांत को इसे अनुनासिक जो चाहिए वो अनुनासिक परे रहते ये संधि होती है। आइए हम देखते हैं, देखो इसकी क्या कंडीशन है, यरह पदांतस्य अनुनासिके परे, पदांतर होना चाहिए। तो यर वाले जो वर्ण है मित्रों, पद यर यर, यर में हा को छोड़ करके बाकी सभी के सभी व्यंजन आ जाते हैं। ये आपको उस दिन भी बता दिया था। तो आप लोगों के इसमें भी तमाम बहुत सारे प्रश्न थे, तो यहाँ पर भी क्या चीज है आपको वो जान लेना चाहिए कि जी यर में आ तो सभी जाते हैं, पर ये संधि कहाँ होगी सिर्फ, है इससे संधि किनके विषय में होगी, मात्र स्पर्श वर्णों के विषय में होगी ये संधि। स्पर्श क्या होते हैं संज्ञा प्रकरण में बता चुके हैं, याद करिए। जी स्पर्श का मतलब होता है क से कादयो लेकर के मावसानम जी मां तक के यह जो 25 कादयो वर्ण है, मावसानम स्पर्श। बिल्कुल पंचवर्गीय जो व्यंजन है उनके विषय में यह संधि प्रवृत्त होती है। जैसे हमसे उस दिन काफी लोग प्रश्न भी कर रहे थे कि क्या यह जो संधि है श श श और ह या र या य वल, इनके स्थान पर क्या होगा, है अनुनासिक। तो हमने कहा था इसको थोड़ा विचारेंगे, क्योंकि इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं या नहीं थोड़ा संदिग्धता है। तो बाद में हमने देखा कि वही कंडीशन थी, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में भी जगह जगह इस बात को कहा गया है कि यहाँ पर यर का मतलब यर से स्पर्श वर्णों का ग्रहण करना है। तो आप कहोगे जब यर से स्पर्श वर्णों का ग्रहण करना है तो यहाँ यर प्रत्याहार देते क्यों है, तो कह रहे हैं पाणिनि जी दरअसल एक जगह के लिए नियम नहीं बना रहे, उन्हें आगे का भी नियम चाहिए। उन्हें अचोराभ्याम द्वे इस सूत्र में भी यरह इस पद की अनुवृत्ति चाहिए थी, अतः उन्होंने यहाँ पर उसको रखा यर को कि जिससे वहां तक ले जाया जा सके। तो यह जो अनुनासिक का यह जो पूरा चक्कर है ये स्पर्श वर्णों के विषय में ही है, यह उससे प्राप्त हुआ। तो इसलिए हमने यहाँ पर अब उनको क्लियर करके लिख दिया कि हाँ इतने ही वर्ण यह रहेंगे। तो ये इन वर्णों से ध्यान दीजिए, पदांत यर मतलब यह वाले स्पर्श वर्ण आए, आप जिन्हें पदांत यर कह रहे हैं, इनसे यदि क्या पर में हो, अनुनासिक परे हो। अनुनासिक परे का मतलब यम गण न, इनसे कोई सा भी वर्ण यदि पर में मिलेगा तो क्या हो जाएगा,
उससे पूर्व जो वर्ण है, मतलब जो पदांत यर है, उस यर को आपको अनुनासिक कर देना है। तो अनुनासिक करोगे कैसे कि मान लो यदि इन 5 में से कोई वर्ण है तो आपको ङ अनुनासिक के रूप में बैठाना है, अर्थात ये वर्ण पूर्व में है और कोई यह इधर बाद में है, अनुनासिक में से कोई सा भी इधर बाद में है, मतलब यमगणना में से कोई सा भी बाद में मिले तो क ख ग घ ङ में से आपको क्या करना है, ये ङ बैठाना है, क्योंकि पंचम अक्षर इसमें बैठता है, ये भी आपको उस दिन बताया था। जी में कौन बैठता है, पंचम अक्षर बैठता है। ऐसे ही आपको पूर्व में ये वाले इतने वर्ण कोई सा भी मिले और पर में से इनमें से कोई सा भी मिल जाए, कोई सा भी, वो क्योंकि अनुनासिक परे रहते कहता है वो सिर्फ, तो आपको क्या करना है, उसको या कर देना है मात्र, क्योंकि चवर्ग और तालु उसका उच्चारण स्थान है, तो या ही उसके स्थान पर बैठेगा। जी इसी प्रकार से ट ठ ड ढ ण ये पूर्व में है, यदि उनके स्थान पर अनुनासिक बैठाना है, पर उसके लिए अनुनासिक परे होना चाहिए। अनुनासिक का मतलब समझ लीजिए, य म ङ ण न और म, ये 5 वो य म ङ ण न, ये 5 अक्षर ही आपको मिले जी पर में, तभी जी संधि की कंडीशन बनेगी। तो बाकी और आप भी जान लिए, प फ फ भ म ये हो तो इनमें माँ ही बैठ जाएगा। आइए अब देखते हैं आपके जो मूल में जो उदाहरण दिया है, एतद प्लस मुरारी, ये आपके मूल में उदाहरण प्रस्तुत किया है जी और ये कार्य विकल्प से होता है, इस बात को जानना। तो एतद शब्द मूलतः दकारांत है। जी क्या ये शब्द मूलतः, दकारांत। हाँ हाँ दकारांत है। ये कैसे समझोगे, है कुछ लोगों को परेशानी होगी, तो उनसे बस वही है कि वो भी धीरे धीरे संस्कृत के इस चीज को समझ जाएंगे, थोड़ा पढ़ते रहेंगे कुछ है। आप अजंत जो भाग है, मतलब यह सडलिंग प्रकरण, उसे पढ़ने पर और आपको पता चल जाएगा कौन शब्द का क्या होता है, और आप इस भैया संस्कृत फील्ड में हैं। जी जी, यहाँ पर केवल ये व्यंजन अनुनासिक ही क्यों ग्रहण किए गए हैं? ऐसा कोई? व्यंजन अनुनासिक इसलिए गृहीत किए गए हैं यहाँ पर, हाँ क्योंकि पदांत यर को जो अनुनासिक होगा, हाँ उनका व्यंजनों के साथ ही सधर्मता बैठ पाएगी, क्योंकि अच्छा अचों की अचों के साथ बैठ पाती है और हलों की हाँ हलों के साथ। ठीक ठीक ठीक, इसलिए अनुनासिक जो परे चाहिए वो है ना, वो जो समझ गया। आदर्श लिया अचों जाएगा वो के हल से साथ न की लिया संधि, जाए। जैसे ऐसे हलों के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब तो से। आप, हाँ हाँ, एतद मुरारी इसको देख रहे हो, यहाँ पर जी आपने क्या किया, अनुनासिक वर्ण परे है म, मुरारी का म, ये देखिए ध्यान से। तो जी पूर्व मतलब पदांत यर होना चाहिए। पदांत यर का मतलब आप साफ साफ समझ लीजिए, वो स्पर्श वर्ण होना चाहिए उन 25 में से कोई एक, ठीक है। जी तो यहाँ पर है आपका द, तो दा को आप क्या कर देंगे, या तो उच्चारण स्थान मिला लीजिए, यानी शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता दिया है, वर्ग का पंचम अक्षर बैठेगा, तो जिस वर्ग में वो आता हो, तो जो द आता है त वर्ग में, इस वाले वर्ग में जी आता है, तो इसका पंचम जी अक्षर बैठ जाएगा न, या फिर जी आप उसे उच्चारण स्थान मिला के बैठा लीजिए कि उसका है दंत। जी वो एक ही बात है ना, संज्ञा प्रकरण जिन्होंने पढ़ा है वो इसको ऐसे करके बैठा लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी और वो जो पंचम अक्षर बैठाना, तृतीय अक्षर बैठाना, ये नियम उनके लिए बताया जाता है जो संज्ञा प्रकरण नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है। जी हाँ, तो ए तो क्या हो गया, दा को ना कर दिया तो आपका रूप बन जाएगा एतन मुरारी। समझ गए होंगे शायद, रूप को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रक्रिया अब आपके मन में धीरे धीरे चलने लगी होगी। अब जी उसको डिटेल लिखना है कि किसको क्या हुआ, अभी आप भी अपने आप करने लग जाए। अब चूंकि होता विकल्प से, इसलिए पहला रूप तो एतन मुरारी समझना, दूसरा यही का यही समझ लेना, जी जी। तो रूप हो गए, ठीक है। हम्म। हाँ, अब जो मुझे एक चीज आपको, और इसके एतन मुरारी तो आप समझ गए, तो इसमें लिखा हुआ है। अब मुझे जो एक बहुत विशेष चीज बतानी है, जैसे हमने आपको जस्तु संधि के विषय में बताई थी, वही मुझे आपको अब अनुनासिक संधि के विषय में एक चीज और बतानी है। जो हमने यहाँ पर जो रेड रेड कर रखा है ना, इसका एक खास प्रयोजन है। जी जी ऐसे नहीं कि हम यहाँ पर जो डिजाइन के कारण कुछ इस प्रकार का कुछ कर देते हैं, हम जितना भी करते हैं उसमें एक वह भी छिपा हुआ होता है कि उसका एक कुछ रहस्य, उसका एक कारण है, उसको अलग अलग कलर देने का, अलग कुछ है ना। जी तो चलिए, एक ये आपको बताना है, जैसे आपने लोगों ने बहुत सारी अभी संधि हमें करके भेजी, काफी उनको
कुछ लोगों ने तरह तरह के कंफ्यूजन थे, वो लोग पूछ तो पाए नहीं, उन्होंने जैसे तैसे करके उन्हें सिद्ध करके भेज दिया। तो आपसे कोई पूछ न ले, है ना, इसलिए मैं ये बताना उचित समझता हूं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न शायद आपने किया नहीं, यदि करोगे तो इस प्रकार का उत्तर आपको देना है। जैसे क्या होगा, आपको रूप बनाना है वांग नियमः, ध्यान दीजिए, क्या रूप जी। बनाना है? वांग वांग नियम। नियमः, ठीक है। जी। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, बहुत सारे लोग इसका जो संधि विच्छेद है वो ये कर देते हैं, डायरेक्ट वाग प्लस नियमः कर देते हैं ना, बहुत सारे करके भेजा है मैंने, कुछ के हो कार्य देखे थे, आप लोग भी जो चेक करते हो, मैं उसको भी फिर बाद में देखता हूँ कि क्या इन्होंने सही किए कि नहीं वाकई में, तो मुझे लगता है तो मैं उस पर फिर वापस रिप्लाई भी भेजता हूँ आप लोगों को। तो वो ऐसा डायरेक्ट कर दे रहे थे, पर ऐसा नहीं करना है, हमें यह पहचानना है वो मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द क्या है, वो वाक है, क्योंकि वाग। आपने वागीसा में पढ़ा है, वो वाक प्लस ईसा, वाक शब्द ककारांत है, क उसके अंत में है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर आपको अनुनासिक संधि करनी है, यदि वहां पर पहले जस्तु संधि की यदि कंडीशन बन जा रही है, तो आप क को पहले कर देना ग, वाक प्लस नियम, तो सबसे पहले बनाना वाग नियम। क्या बनाएंगे? वाग नियम। वाग नियम बना करके, मतलब ग करके, तब इस ग जो है ना बाग में ग, ये वाला ग, तब इसके जी। स्थान पर आप न करना बाद में। हाँ, क्योंकि नियम का न अनुनासिक परे है ना, तो पूर्व वाले वर्ण को अनुनासिक ये करना, इतनी आपको प्रक्रिया करनी है। और मेरी बात आपको शायद समझ में आ पा रही होगी। आप लोग क्या जी, जी। करेंगे, कुछ लोग तो शायद मुझे लगता है कि इस वाली कंडीशन में देखो दो चीज प्राप्त है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जस्ट संधि भी हो सकती है वाक जी नियमा करने पर, जी और अनुनासिक संधि भी हो सकती है, क्योंकि पदांत यर है क। जी अब दोनों में से कौन होगा, तो बात वही है, जिनको पूर्वत्र सिद्धम का नियम पता है कि आपका यरोनुनासिक अनुनासिक उभा है 8 4 45, जी देख पा रहे होगे से आप। जी जी और जस्त संधि का क्या है बताना? 8 2 39। इसका मतलब वो पहला है, हाँ, 2 अध्याय पहले। तो इसका मतलब दो वो पाठ जो, पहले। जो त्रिपादियों में जो पहले है तो पहले लगेगा। तो आप वाक नियमा करके डायरेक्ट यहाँ अनुनासिक नहीं भी कर पाओगे, पहले आपको जस्त संधि करनी पड़ेगी। जस्त संधि में आपने क्या करना है, वाक नियमा को पहले ग बना लेना है, बाग नियम, और उसके बाद जो ग है, ग, या इस गा को आपने क्या कर दिया ङ, इसलिए आप ना देख पा करती रहे होगे वांग नियम इस प्रकार का बनेगा, जी, है ना। यह ये भी एक विकल्प से। हाँ, एक ये लिखावट है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, गा के नीचे ना है, नहीं तो जी आप वांग नियम इस प्रकार से दूसरी लिखावट से भी लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप इसे समझ अच्छा सकते हैं। भैया, हाँ जी। एक प्रश्न और था अब ये यहीं विकल्प पर। से करेगा, विकल्प से करेगा हाँ। तो दूसरा रूप यही बन जाएगा, नहीं बाग नहीं, नियम। विकल्प से करेगा तो वाग नियम लिखेंगे या वाक नियम लिखेंगे फिर? यरोनुनासिक नुनासिक हुआ विकल्प कर रहा है ना। नहीं नहीं, तो वाग प्लस मतलब वाग ग नियम होगा या वाग ककार के साथ नियम होगा फिर मैं आपको वही विकल्प बता में? रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, झलाम जी। जसोंते विकल्प नहीं है, ध्यान रखिए। वो तो हाँ। पद के अंत में झलों को जस नित्य करेगा, तो उसने तो अपना काम यहाँ कर दिया, झलाम जसोंते ने, ठीक उसने तो ठीक का ठीक। को ग बना दिया। अब जो विकल्प है वो अनुनासिक संधि वाला है, तो हम्म। अनुनासिक संधि के कारण पहला रूप तो ये वाला बनेगा और दूसरा ये वाला बनेगा। आचार्य जी, हाँ सुमित जी कहिए। मेरा ये निवेदन था कि अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा में वांग नियमः का संधि विग्रह पूछ लिया और हाँ, ऑप्शन में दोनों दे दिया, वाक नियमः वाग नियमः, अच्छा अच्छा, तो हम किसको सही मानेंगे? तो फिर तो वो प्रश्न विवादास्पद हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, जी जी। हाँ हाँ, फिर तो अगर कोर्ट अगर का, ऐसी फिर परिस्थिति तो होती है तो क्या हम वाग नियमः को सही कर सकते हैं?
वैसे तो मैंने आपको जो कंडीशन बताई पूर्व पर पाणिनि जी के नियम के अनुसार, वो तो यह बनती है, जो कि जी। आपने पहले इस प्रकार से शायद चिंतन नहीं किया होगा इस संधि के विषय में। अतः मैंने यहाँ पर भी जो ध्यातव्य नोट लिखा है, आप जी, ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पर भी यही लिखा है कि यत्र आदौ जस्तो कार्यम संभवती चेत संभवति। तत्करणीयम और तत्पश्चादेव अनुनासिक संधि प्रवर्तते। यह जो नियम जी। लास्ट में आपने ध्यातव्य में आप जो देख पा रहे हो जी जी है, वह भी यही कह रहा है। आप थोड़ा जी हैंड ओवर करिएगा, मुझे इसमें टिक लगाने में दिक्कत आ रही है। जी जी, दिख रहा है। सुमित हाथ जी, हटा लो। सुमित जी। तो हटा दिया ध्यातव्य नियम ये यही कहता है कि यत्र आदौ जस्तो जस्तो कार्यम कार्यम संभवती चेत संभवति। तत्करणीयम। समझ रहे ना? जी। चेत जी जी तत्करणीयम में वही संधि कर दी है जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं। जी 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 जी। चेद है ना, चेत तत्करणीयम में 2 बार संधि है। सबसे पहले तो क्या है, चेत चेत। और जी। तद और करणीयम, वही संधि जी, जी। जानबूझ के की है कि जिससे आपको इस संधि जी, का जी। अभ्यास रहे। जी जी तो जी, ठीक। जस्ट कार्य पहले हो सकता है तो आपको वो कर लेना चाहिए। तत्पश्चादेव अनुनासिक संधि प्रवर्तते, उसके बाद ही अनुनासिक संधि प्रवर्त होती है ना। खरीचा संधि वाला भी, वो खरीचा वाली संधि का भी नियम यहाँ पर लगेगा चेत तत् करणीयम पे। करणीयम जी। का क खर परे मिलेगा उसे, तो तद के दा को हो जाएगा ता। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। मेधा जी ने भी एक कमेंट करके पूछा है कि वो वांगमय वाली संधि, उसको मैं भी बताऊंगा। वांगमय। वो हाँ, वो प्रत्यय का झंझट है। प्रत्यय वाली झंझट की चीज अभी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी चिंता नहीं करना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। अच्छा बेखरी जी, चलिए पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे आपको इन उदाहरणों को बताना ही है। आप पूछ लीजिए पहले, जैसे कोई आचार्य जी, जैसे ये वांग नियम है इसकी संधि, तो जी जी, वांग निश्चय जो है शब्द, हाँ हाँ तो उसकी संधि भी इसी तरह से होगी क्या? जी बिल्कुल। पहले वाक निश्चय, फिर वाग निश्चय, फिर वांग निश्चय। और दूसरी बात, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाग नियम ये कैसे हो गया, मतलब। अच्छा, ये ग कैसे हो गया? हाँ अरे अभी आपको जस्ट संधि पढ़ाई है ना, जस्ट पीछे। हाँ, मैं नहीं थी परसों, और मैंने वो वीडियो भी सुना, लेकिन वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। इसीलिए तो हमने इस वीडियो को दोबारा बनाया है आज। क्या परसों नहीं थे कुछ लोग और दिक्कत थी उस वीडियो को समझने में, तो हमने आज दोबारा बनाया इसे। तो ये ऐसे ग कैसे बना, ये थोड़ा सा एक बार अगर समझा देते तो अभी आसानी। जस्ट संधि का एक नियम है जो आपको समझ लेना चाहिए। पद के अंत में यदि कोई झल वर्ण मिलता है, हाँ जैसे क है, तो उसका हाँ, उसका तृतीय अक्षर हो जाता है। पिछली वाली में संधि में वही चर्चा कर रहा था, अभी जस्ट संधि जब पढ़ा रहा था तब। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने उसे ध्यान से सुनना था। तो इसलिए हाँ, क जिस वर्ग में है उसका तृतीय क्या होता है बताइए? ग। ग, इसलिए का के स्थान पर ग हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक। अभी उस संधि में भी यही था। आपको एक मिनट दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे कोई भी लोग छूटने नहीं चाहिए, और यदि कोई थोड़ा पीछे रह रहा है तो हमारा यह प्रयास है कि उसे बराबर में खड़ा करना है, क्योंकि आप लोग यदि छूट जाएंगे, आप लोगों के लिए सब यह यत्न किया जा रहा है, तो दिक्कत होगी। इसको फिर दोबारा से देखें। जी मैं आपको इस संधि में वही बता रहा था कि ये देखो, ये तृतीय अक्षर है सबके सब इधर, ये टोटल ग ज हाँ ड द हाँ ब। हाँ जी। तो पद के अंत में झल होने चाहिए। झल का मतलब ये रेड कलर में जितने भी वर्ण लिखे हैं झल प्रत्यार वाले, हा को छोड़ करके, ठीक है ना। अच्छा हाँ क्या हो जाता है कि यदि पूर्व में यदि इतने वर्ण हो, और जी। पूर्व में पद के अंत में यदि ये होंगे, तो ये होंगे तो इनके स्थान पर ये हो जाएगा ग। क हो, ख हो, ग हो, घ हो, सबके स्थान पर होगा ग ही, केवल अकेला ग। अच्छा यदि पूर्व में च छ ज झ और श, मतलब इसमें पंचम अक्षर छोड़ दिए हमने, क्योंकि वो झल में आते नहीं है, जी। तो उनके स्थान पर ज बैठते। इन सबके मतलब एक जैसे च के स्थान पर भी तो ज, पूरे और पूरे छ वर्ग के के पर भी स्थान पर वो बैठे गए। वो बैठेगा, पर वो पद के अंत में झल होना चाहिए। पद क्या है, अच्छा। पदांत क्या है, इस सब हम हर बार चर्चा करते ही रहते हैं आप लोगों के साथ। जी। तो इसलिए आपने यहाँ पर देखो, ये बाघ ही सह में भी अब का के स्थान पर ग कैसे बैठा, आपको शायद समझ में आ गया होगा, जी क्योंकि पद के अंत में है वो झल, तो उसके स्थान पर ये, इसलिए तमाम उदाहरण प्रस्तुत किए थे। आप इसे पुनः एक बार से देखें।
जी ठीक है। जी हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं। ये इसीलिए हमने आज ये थोड़ा दोबारा से बनाया था कि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो उसे दूर कर दिया जाए। जी हाँ हाँ, तो हम वर्तमान में जहाँ चल रहे थे वहां आ जाते हैं। कोई कुछ पूछना चाहते थे लिख करके शायद। जी जी, शोभा जी। हाँ हाँ, शोभा जी, हाँ सुन नहीं सुन पा रहे आप। नमो आचार्य। जी जी, नमो नमः। ये जो व्यष्टि संधि में आपने बताया कि प, च, ड, त, प पांचों वर्ण में उनका हाँ तृतीय हाँ वर्ण हो जाएगा। बाजू में हाँ आपने श, स लिखा हुआ, तो उसके हाँ, तात्पर्य का वो वहां पर आपको उच्चारण स्थान मिला करके करना है। तब आप उच्चारण स्थान मिला लीजिए वहां पर, ठीक है ना। तृतीय अक्षर होता है, हाँ पर श श स हो तो तब क्या करना चाहिए। तब मैंने आपको कहा उच्चारण स्थान मिला के ही होता है। वो तो हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला समझाने के लिए कह देते हैं तृतीय अक्षर होता है। होता किस आधार पर है, उच्चारण स्थान मिला करके ही होता है, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान तालु है सा का, जी पहले वाले का। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। उच्चारण स्थान आपको मिलाने हैं, क्योंकि आप लोग व्याकरण को परंपरातः से पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से ही आपको वो करना है। तो ये श स ही है, तो वो भी इन्हीं वर्ण परिवर्त होगा। श श है श तो में श, ड में द, यदि जैसे तालव्य श है उसके स्थान पर आपको क्या करना है, जस तो करना है, ज, तो ज होगा। यदि मूर्धन्य श है बाद में, तालव्य सा वैसे अंत में कम मिलता है, मूर्धन्य सा आपको ज्यादा मिलेगा जस संधि के सिलसिले में, पद के अंत में जब मिलेगा, ठीक है। जी हाँ, तो यहाँ पर जस संधि में आपको श मूर्धन्य मिलेगा, तब आपको उसके स्थान पर क्या करना है, तो मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा ही है। और आपको इसके स्थान पर जस तो करना है, मतलब ज ब ग ड द, इन पांच में से कोई एक करना है। तो उच्चारण स्थान आपको मिलाना है। इसका मूर्धा ज ब ग ड द में से मूर्धा कौन है, ड। तब इसको आपके क्या कर लेना है, ड कर लेना है। जी क्या तरीका है, अब उसमें कुछ उदाहरण भी दिए थे, आप हमारे इसी पिछली वाली स्लाइड में देख लेना, ठीक है ना, उसमें दे रखे हैं हमने। जी जी चलिए चलिए, बहुत अच्छी, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। धन्यवाद। हाँ हाँ, पंतोला जी। जी भैया, हाँ, वीडियो ऑन करिए थोड़ा सा। और ऑन है मेरा तो। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे थे, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ऑन है भैया, हाँ, नहीं है। मुझे क्या, हाँ दिखाई देने चाहिए ना, देखने से मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में। हाँ हाँ, तो मेरा दो चार लोग यदि मेरे स्क्रीन पे रहते हैं तो उससे मेरा काम चल जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे सामने आप लोग बैठे हो, ऐसी फीलिंग होती है। आपको भी यही होनी चाहिए कि हाँ, मैं एक क्लासरूम में हूँ, पीछे बोर्ड लगा हुआ है और आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। ऐसी फीलिंग आपको लानी चाहिए। ऐसी नहीं कि चाय पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, कहीं कुछ बिजी हैं कुछ, ऐसे फिर प्रॉपर आनंद नहीं आता। आपको यदि प्रॉपर आनंद लेना है तो आप मेरे से कुछ सीख सकते हैं। मुझे आप सामने दिखाई देंगे, हाँ हूं करेंगे, क्लास वाली फीलिंग दिलाएंगे, तो मैं आपको वो सब बता पाता हूँ अच्छे तरीके से। तो आपको भी आचार्य सुमित जी, आ गए तो वैसे ही मन लग जाता है, आचार्य जी, मुस्कुराते रहते हैं। आपकी हाँ। आपकी तन्मयता तो मुझे पूरी गुरुकुल की याद दिलाती है, गुफा मंदिर की। ओम भैया, जी जी, ओम भैया, हाँ हाँ बताइए। सुमित जी आ गए तो इनकी मुस्कुराहट ही काफी होती है पूरी क्लास का एंटरटेन करने के लिए। मैं तो प्रसन्न हो जाता हूँ। चलिए, खैर हमारे थोड़े से नियम और बच रहे हैं, फिर बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, समय दुआ समाप्त हो कीजिए। जाएगा। मुझे आज आपको अगली संधि भी पढ़ानी थी, लेकिन देखें हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं, समय की अपनी बंदिशें हैं। तो चलिए, मैं आपको जो नियम बता रहा था, यहाँ पर अब प्रकृत विषय में लौटते हैं इतने प्रश्नों के बाद, कि जब आपको मतलब एक जगह ऐसी कंडीशन आ पड़े, जैसे यहाँ और जैसे यहाँ, कि जहां पर जस्त भी प्राप्त है और अनुनासिक संधि भी प्राप्त है। जस्त संधि इसलिए प्राप्त रहती है कि पद के अंत में झल होता है वो वर्ण, जी ठीक है ना। और यह अनुनासिक संधि क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि वो पदांत यर होता है प्लस उसके बाद एक अनुनासिक वर्ण पर में होता है। अनुनासिक मतलब आप जानते हो, नियमगण में आप ये लिखे हुए हैं ग्रीन ग्रीन कलर में जो है, ये वर्ण कोई परे होता है।
तो ऐसी कंडीशन में हम पहले क्या करेंगे, तो आपको बताया जा चुका है, ऐसी कंडीशन में आपको हर हालत में पहले जस्ट तो करना है। ठीक है, बात क्लियर हुई? हाँ, विभा जी जो प्रश्न पूछ रही थी कि श को जस्ट तो क्या होगा, तो देखो एक बार फिर से देख ले, वो ये शश मुखा, तो पहले जस्ट तो कर दो, तो मूर्धन्य श को जस्ट तो क्या होगा? अब जो वर्ण का तृतीय अक्षर, अब तृतीय अक्षर क्या वो ढूंढेंगे, है ना, उच्चारण स्थान मिलाओ जो हमने बता रखा है, जी संज्ञा प्रकरण के अनुसार। जी तो उच्चारण स्थान आपने मिलाया उसे, तो ड होगा, क्यों इसका ड है, तो षड मुखा जस्ट होने के बाद अब षड मुखा, अब यहाँ पर चूंकि अनुनासिक संधि की कंडीशन अभी बनी हुई है बरकरार, तो अनुनासिक क्या हो जाएगा, तो ड है, तो ड को अनुनासिक हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये इस वाली श्रेणी में है ये, तो हो जाएगा ये ण। जी तो अब जो तीसरा रूप बना आप देख रहे हैं, मिला लेना, अब आपको बच्चों की तरह आपने बहुत असंधि में मिलाना सीख लिया, हल संधि में सीख ही रहे हो, अब आप एक प्रोफेशनल संधि वाले बन गए हो, मतलब अब आपको आ गई है, वह फटाफट मिला लिया करना। अभी तक तो मुझे आपको प्लस और माइनस के बहुत सारे चिन्ह लगाने पड़ते थे, अब आप ऐसे समझ जाया करना संधि को सीधा। ठीक है, जी हाँ, मतलब इतना अभ्यास कर लो, तो अभ्यास के कारण यह हो जाता है, आप चिंता नहीं करें। तो फिर आपका रूप बन जाएगा षणमुखा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, जगत प्लस नियंता, यहाँ पर नहीं, सॉरी ये तो गलत निशान लगा दिया ठीक है, अगला वाला जैसे दिक प्लस मध्य, तो सबसे पहले का को गा करना है, तो दिग मध्य, और फिर का को न करना है क्योंकि वो अनुनासिक संधि करनी है, फिर इसी से तो दिग मध्य। ये रूप समझ गए? जी चलो बहुत अच्छे। अब एक बहुत सारे अनुष्ठानी लोग ये बोलते रहते हैं, तन्नो देवी प्रचोदयात, तन्नः, है ना, ये सब कृष्णः प्रचोदयात इत्यादि। तो तद तन्नः का मतलब क्या है, वो है वस्तुतः तद प्लस नः। तो अब अनुनासिक वर्ण परे है चूंकि नः, है ना, अभी इनके आप अर्थ मत पूछना कि नः का अर्थ बताइए, तद का तो अब जानते ही है, इनका अर्थ भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप जब षडलिंग प्रकरण पढ़ोगे तो युष्मद अस्मद में कहाँ वस और नस आदेश होते हैं वो आप पता चल जाएगा आपको, पर आपकी संधि अलग अलग करना बता रहे हैं भी आपको, ठीक है ना। हाँ, तो तन्नः बन जाएगा। ओके जी जी ऐसे ही जगत प्लस नियंता ये बचा हुआ है, तो जगन नियंता ये बता दिए। अब आते हैं हम जो है प्रत्यय भाषायाम नित्यम के विषय पर। प्रत्यय भाषा नित्यम क्या है, इसमें बताया गया है कि अनुनासिकादौ प्रत्यये परे पदान्तस्य यरो नित्यम अनुनासिकः भाषायाम मतलब लोके। यदि अनुनासिक आदि प्रत्यय परे हो, अब क्या चलेगा, अब जो है जो ये तो सूत्र केवल कहता था अनुनासिक हो, जी अनुनासिक परे, वार्तिक ने कह दिया केवल अनुनासिक नहीं हो, वो प्लस अनुनासिक के साथ साथ वो प्रत्यय का अनुनासिक होना चाहिए। अब आप ये समझोगे कैसे कि ये वाला प्रत्यय का है, ये वाला प्रत्यय का नहीं है, तो अभी तो हम जो बता दें आपको ये वाला प्रत्यय का है, तो श्रद्धा भक्ति के साथ मान लीजिएगा। जिनको लोगों को नहीं प्रवेश है और जिनको प्रवेश है वो तो समझ ही जाएंगे वो कैसे प्रत्यय का है, क्योंकि वो जैसे तद्धित और कृदंत के प्रत्ययों को पढ़ेंगे तो जान जाएंगे क्या प्रत्यय का है और क्या प्रत्यय का नहीं है। जी तो इसके लिए यह जो वार्तिक कार्य करता है ये भी सेम वैसे ही करता है पद के अंत में, और नित्य क्या करता है, इसमें सूत्र में भेद ये है कि सूत्र तो विकल्प से करता था काम, जी और ये ये नित्य क्या कर करता रहा है, ये नित्य करता है, नित्यम कह रहा है ना, ये तो नित्य करेगा। जी और एक और भेद है कि सूत्र अच्छा एक और बात है कि यह जो वार्तिक के द्वारा जो विधेय कार्य भाषायाम मतलब लोक में ये कार्य नित्य होता है। लोक मतलब लौकिक भाषा का यदि प्रयोग बनाना है और ये प्रत्यय यदि पर में मिल रहा है आपको अनुनासिक आदि प्रत्यय, अनुनासिक आदि का मतलब है अनुनासिक प्लस आदि, अनुनासिक वर्ण है आदि में जिसके ऐसा प्रत्यय, जी तो आपको यह कार्य नित्य करना है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा तद प्लस मात्रम, इनको हमने क्या है वॉयलेट कलर किया हुआ है ना, जी जी बैंगनी। तो यहाँ पर क्या है तद प्लस मात्रम, यहाँ पर आपका अनुनासिक अनुनासिक उभा लग सकता है, एक वो साधारण सूत्र है, वो हर प्रकार के अनुनासिक में लगेगा। लेकिन मित्रों मात्रम में एक प्रत्यय है, प्रत्यय का है ये, मात्रम क्या है, मात्रच प्रत्यय से मात्रम बना है, एक मात्रच नाम का प्रत्यय है उससे ये मात्रम बना हुआ है, तो ये प्रत्यय का अनुनासिक है। तो अनुनासिक आदि प्रत्यय परे है ये मात्रम, तो क्या हो जाएगा, जो अनुनासिक होगा मतलब इस दकार के स्थान पर अब जो अनुनासिक होगा वो नित्य होगा।
उसको नित्य कर देंगे आप, तो नित्य कर देंगे तो दा को ना हो जाएगा, तो तन मात्रम, मात्र एक ही रूप बनेगा। अब ये नहीं कि तुम दो दो बनाओ, एक तद मात्रम भी और तन मात्रम भी, नहीं, वो गलत माना जाएगा। एक ही रूप बनेगा तन मात्रम, क्योंकि लौकिक भाषा में ऐसा है जी प्रयोग। अब आ जाइए चिदमयम। ओके, तो चिदमयम में भी क्या है, मयम में ये मयट प्रत्यय है। एक संस्कृत में मयट प्रत्यय होता है, जिन्होंने शायद पहले पढ़ा वो जानते होंगे, तो उससे मयम बना है। तो ये क्या बन जाएगा, चिद का चिन्मयम। ठीक है, जी दा को ना, वही चीज है जी ना, द को ना, क्योंकि द कहाँ पढ़ा गया है, यहाँ इस वाले में, तो इसको क्या होगा ना, दंत उच्चारण स्थान होने का ना हो जाएगा। ठीक है, जी जी अब जो मेधा जी पूछ रही थी उसका भी सुन लीजिए। उन्होंने मयम, अब आपने चिदमयम में ये समझा था, चिदमयम जब पढ़ा था तो ये समझा था। हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। जी 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 तो जैसे चिदमयम में आपने ये समझा था कि ये प्रत्यय का है, ये क्या है, ये प्रत्यय का, कौन सा प्रत्यय है, मयट प्रत्यय। ऐसे जी। ही मयम में, इस वांग मयम में जो ये मयम है, ये भी मयट प्रत्यय है, जी तो ये प्रत्यय का है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो अनुनासिक होगा वो नित्य होगा। तो वाक इधर है, तो का को तो पहले क्या कर देना, ग कर लेना, क्यों, जी का को ग हो जाएगा, क्या ये पदांत है, हाँ हाँ हो जाएगा, है। जी तो वाक प्लस मयम, तो इसका देखिए पदत्व चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ समास तो हो नहीं रखा, प्रत्यय पर में है, तो वाक मयम पदांत बन सकता है कि नहीं, ये प्रत्यय है तो यदि तो नहीं, प्रत्यय की जो पद संज्ञा होती है वो सुबंत या तिगंत होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बस बस, हाँ ठीक है, जी तो वाचाम मयट प्रत्यय विकार अर्थ है ना, वांग विकार, हाँ हो जाएगा, पदांत तो हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, क्योंकि इसका भी विग्रह वाक्य होता है ना, क्योंकि वाणी का विकार, वाचाम विकार, विकार अर्थ में मैट प्रत्यय होता है। मैट प्रत्यय बहुत सारे अर्थों में है, तो पदत्व तो उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वाकमयम रहेगा, सबसे पहले आप का को ग कर लेना, दूसरा स्टेप, का को ग, तो वागमयम, और उस गा को फिर क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो कोई? जाएगा, न हाँ, न हो जाएगा, रूप क्या बनेगा, वांग में, ऐसा बनेगा, वांग, ये और म, ये म मैंने नीचे जोड़ा हुआ है, ठीक है ना, जी तो ये बनेगा वांगमयम। वो क्या आता है सुमित जी, तेनैव वांगमयी मूर्ति, अर्थात यह जो श्रीमद् भागवत है, ये भगवान जी, की जी। यह वांगमयी मूर्ति है। जी आपने यह शब्द कई बार कहीं सुना होगा, जी वांगमयी जी, कई मतलब बार। वो वाणी रूपी मूर्ति है उनकी, वो भागवत की जी है, भागवत ग्रंथ है इसमें- साक्षात उनकी। जी। इसमें स्वयं विकल्प प्रस्तुत से नहीं बनेगा वाग्मयम। नहीं, विकल्प नहीं, एक नित्य नित्य ही बनेगा। यही हाँ, बनता है, एक ही क्योंकि ये बनेगा ये। प्रत्यय है। हम्म और संस्कृत वांग्मय आप पढ़ते होगे, तो वांग्मय क्या चक्कर है जी, तो अब यह संधि नहीं पढ़े होगे तब तक कैसे पता चलेगा ये न दरअसल क्या है, ये सबसे पहले क है, तो वाक मतलब वाक कहते हैं वाणी को, जी उसका विकार है ये सब। ठीक है, तो ये मेधा जी को भी शायद इसका जवाब मिल गया होगा, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कैसे कैसे क्या है। विकार जी, का जी। अर्थ क्या होगा चलिए यहाँ पे? विकार का अरे मतलब ये यह होगा कि भाई साहब, वाणी, परिवर्तन। हाँ, ये प्रश्न अच्छा पूछा था, किसने पूछा, मैं हट गया था उस टाइम। मैं अच्छा अच्छा पूछा आपने, मेरा वो आवाज कम हुई तो कटना पड़ा। जी अच्छा अच्छा, क्या बता रहे थे हाँ। चलिए जी, विकार का मतलब वाणी का विकार, जैसे हम जो बोल रहे हैं सब वाणी का ही तो विकार है। नहीं, वाणी वही का विकार। तो विकार का विकार का अर्थ ही तो पूछ रहा हूँ। विकार का वो अर्थ नहीं है। मतलब वाणी से, वाणी की कोई भी एक क्रिया, उसकी कोई एक्टिविटी, भैया विकार जैसे- माने होता है शायद, उससे होने वाला, या ऐसा कह हाँ, सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि दो या दो वर्णों के संयोग हाँ। से जो विकार हो, परिवर्तन हो,
तो वही है विकार शायद। से होने वाला, जैसे हिंदी में विकार का अर्थ होता है कुछ गलत सा, मतलब कुछ जहाँ जो वेस्ट नहीं, सा वो हो, अर्थ शायद यहाँ नहीं होगा। नहीं है यहाँ विकार जैसे का। मैं आपको उदाहरण देता हूँ जहां पर यह आया हुआ है, जी जैसे घोर विकार, यहाँ पर तस्य विकार सूत्र द्वारा विकार में जो किए गए विकार बहुत एक व्यापक चीज है, आप उसे समझिएगा। मैं उसे आपको ऐसा क्यों बता पा रहा हूँ कि गाय का विकार, अब गाय का विकार क्या होगा? गाय का गाय का विकार, विकार अब सुन लीजिए जो वहां पर दिए गए। हाँ, तो गोबर गाय का विकार क्या है? जैसे गोबर गोबर गोमूत्रम दुग्धम। और गोदुग्धम, ये सब गाय के विकार है, मतलब गाय जी जी से निर्मित चीज, या गाय की भी कोई चीज विकार रूप में हो सकती है। जी। जैसे गाय की पूंछ नहीं है तो वो वैसा दूसरे तरीके का विकार है, श्रृंग नहीं है तो वो गाय में विकार है खुद, और गाय से संबंधित उससे उत्पन्न चीजें, जी गाय से उत्पन्न चीजें, दूध दही घी, ये सब, इसको भी क्या कहा जाता है? ये भी विकार कहा जाता है। ऐसी वाणी से उत्पन्न जो चीजें हैं, क्या 60 शास्त्र 18 पुराण, ये सब क्या है? ये वांग्मयम ही तो है ये। जी। इसलिए संस्कृत वाणी के विकार हैं ये सब के सब, छंद शास्त्र इत्यादि, क्या ना? आचार्य जी, वो जो ये रंग विकार, वो विकार दूसरे अर्थ में है वो। हाँ हाँ, वहां विकार का अर्थ है विकृति। जी जी पर मैं यह कह रहा हूं यहाँ के विकार से सब प्रकार का विकार गृहीत है, जी तस्य विकार है, जैसे सूत्रों पर इसका व्याख्यान जी। आगे और भी प्रचुर रूप में होगा। आप यदि तद्धित प्रकरण तक पहुंचेंगे तो वहां तक ये आ जाएगा आपको। तो मैं समझता हूं कि यदि जिन्होंने बीच में क्लास यदि छोड़ दी है तो वो पूर्व क्लासों को देख लें। यदि आप अपने नए किसी भी व्यक्ति को इन पाठ में जुड़वाना चाहते हैं तो उनसे सबसे पहले अनुरोध करें, आप पहले पुरानी चीजों को अर्जित करें जो आपको पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि एक क्रम है, ये सीढ़ी बाई सीढ़ी हम लोग चल रहे हैं। नया व्यक्ति को एक साथ जुड़ेगा तो उसे दिक्कत होगी, या तो पूर्व पठित होना चाहिए इस विषय को, तब उसको यह समझ में आएगा। और मैं आपसे एक और अनुरोध कर रहा हूँ कि आचार्य जी म्यूट हो यदि गया। कोई भी क्लास, जी, यदि कोई क्लास मिस होती है बीच में तो आपको क्या करना है कि आपको पुरानी क्लास देख लेनी है ना, और कहीं डाउट हो तो उसे पूछ लेना है। लेकिन यदि आप मैं आपको बता रहा हूं, यह बहुत अब ऐसा समय चल रहा है कि यदि अब मिस हो गए, जैसे आपने अब 7 दिन का या फिर इस प्रकार का गैप कर दिया, तो चूंकि हम बहुत सारी संधि पढ़ा के हम निकल जाएंगे, अब हल संधियों में भी एकदम अब लगभग आधी संधि हो गई है, आधी और बची है इसके बाद, ठीक है ना? तो आप फिर पकड़ नहीं पाओगे इस पाठ को, क्योंकि एक दिक्कत आएगी। तो बस आपको जो अब एक जो कठिन परीक्षा, कठिन घड़ी रह गई है, मैं आपको कह चुका हूं कि संधि समझना मतलब व्याकरण समझना है। संधि समझ ली, मैं कह रहा हूं कि आप पूरे व्याकरण समझ लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। संधि में गैपिंग ना करें, ये गैपिंग आपको फिर भर नहीं पाओगे, इस वाली गैपिंग। तो संधि को बस थोड़ा बहुत तरीके से पढ़ना है, क्योंकि संधि आपको सुबंत के रूप तैयार करवाएगी, संधि आपको तिङंत के रूप तैयार कर पाएगी, और सुबंत और तिङंत तो होते ही है वाक्य में प्रयोग, धुआंधार। तो सुबंत और तिङंतों के ज्ञान के लिए चूंकि आवश्यक है, ये मूल चीज है। तो कदाचित कोई क्लास मिस होती है तो प्रयास करें कि वो अपनी क्लास को अभी फेसबुक पर देख लें। अभी हम यूट्यूब पर डालने के लिए हमें अभी वक्त नहीं मिल पा रहा है, शायद आज हो आपको जाएगा मेरे से, वो। हाँ, तो आप उसे कर दें, थोड़ा हो जाए तो, है। जी हाँ, तो इससे क्या है कि हमारे बहुत सारे लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं, है ना, बहुत सारी महिलाएं हैं वो फेसबुक नहीं चलाती हैं। तो यूट्यूब तो चूंकि हर किसी के में होता है, यूट्यूब तो हर कोई देख सकता है, तो ये जी चीज वहां तक उन लोगों तक पहुंच सकती है बड़े ही आराम जी। से। पुराने सारे वीडियोस हो गए, डाउनलोड हो गए आज। आज हाँ हाँ, यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा प्लेलिस्ट बन के। चलिए बहुत अच्छा। तो आज समापन किया जाए, मुझे लगता है कि अब तो है, समय भी हो गया है, और कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं फिर एक नई संधि के साथ आप लोगों से, फिर चर्चाएं, ज्ञान चर्चाएं करेंगे। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। चल सुमित तू भी जा।